हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिया के बारे में। तो अभी तक हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था। अब हम उससे आगे देखते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट होता है द विल ऑफ द पीपल से। तो द विल ऑफ द पीपल में बताया हुआ है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसी में एक कम्युनिस्ट मेंबर थे जिनका नाम था सोमनाथ लाहिरी। उनको क्या दिख रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर अपना काम नहीं कर पाएगी। इस बात का उन्हें डाउट था। उन्हें लग रहा था कि अभी तो 1946 है, ब्रिटिशर्स भी इंडिया में है ही, और अभी तो हमारी टेम्प्ररी गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या था, आप लिखोगे नहीं कि टेम्प्ररी, बट वो एक्चुअल में क्या थी, टेम्प्ररी गवर्नमेंट थी। हमारी कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बनी थी। ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, लेकिन ये इंश्योर हो सका था कि हमें आज़ादी मिलने वाली है, इसीलिए हमारी टेम्प्ररी गवर्नमेंट आई, जवाहरलाल नेहरू और सब आए। और हमने क्या किया, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में है तब तक के लिए अपनी सरकार चलाई। तो वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, कोई परमानेंट गवर्नमेंट बनी नहीं थी। ब्रिटिशर्स अभी भी इंडिया में थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करेगी, क्या करेगी, उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ब्रिटिशर्स ने लगा दिए थे। तो सोमनाथ लाहिरी को क्या लगता है कि हम पूरा इंडिपेंडेंट होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम नहीं कर पाएंगे, पूरा इंडिपेंडेंट होकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए वे और मेंबर्स से कहते हैं कि देखो, अब तो हम जो है इम्पीरियल रूल से आज़ाद हो चुके हैं, ब्रिटिशर से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन असेंबली के थ्रू अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के वापस हम क्या कर रहे हैं, उनके गुलाम ही बन रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी तो इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी तो पूरी पावर हमारे हाथ में भी नहीं आई है, ब्रिटिशर्स अभी भी यहीं पर है। इसीलिए वो अपने कलीग से या और जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनसे कहते हैं कि देखिए, इस चीज़ को रियलाइज कीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, ब्रिटिश मेड है। हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो भारत का संविधान बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ब्रिटिश मेड है, ब्रिटिश प्लान है। हम जैसे ब्रिटिशर्स चाहते हैं हम वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम संविधान बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो ब्रिटिशर्स के रूल को ही क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही संविधान हम बना रहे हैं। अब इस चीज़ का आंसर करते हुए नेहरू जी कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बर्थ में एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ है। ये बात भी सही है कि हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इस पर कुछ कंडीशंस भी ब्रिटिशर्स ने लगा दी है। लेकिन ये बात इग्नोर हम नहीं कर सकते कि हमारे असेंबली को स्ट्रेंथ कैसे मिली। हमारे से स्ट्रेंथ कौन है, हमारे पीछे कौन खड़ा है, तो हमारे पीछे खड़े हैं इस भारत के लोग। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट सीधा पेपर वर्क से नहीं आ जाती है कि हाँ ठीक है, स्टेट का पेपर वर्क हो गया और गवर्नमेंट आ गई, नहीं। गवर्नमेंट कैसे आती है, जब जनता चाहती है, जब जनता एक्सप्रेस करती है कि हाँ हमें ये लोग चाहिए, हमें गवर्नमेंट चाहिए, तब गवर्नमेंट जो है वो सामने आती है या गवर्नमेंट बनती है। आज हम इधर इसलिए नहीं मिले क्योंकि हम ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है या उन्होंने हमको बोला है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। आज हम यहाँ पे इसलिए मिले क्योंकि लोग चाहते हैं, और जितना लंबा लोग चाहेंगे हम लोगों के लिए काम करेंगे। और ये हमारा क्या है, कर्तव्य बनता है कि लोगों की जो पैशन है, लोगों का जो विल है, उसको फुलफ़िल करना है। लोगों की जो डिमांड्स है, जो नीड्स है, उनको फुलफ़िल करना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम ही ये है कि लोगों की एस्पिरेशन, या जिन्होंने इंडिपेंडेंस में जो है इंडिया को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, उनकी जो एस्पिरेशंस है उसको फुलफ़िल करना, यही तो काम है। डेमोक्रेसी हो, इक्वलिटी हो, जस्टिस हो, ये तीन चीज़ें क्या आइडियल बन गई जब हम इंडिया में स्ट्रगल कर रहे थे, किसके लिए, आज़ादी के लिए। जो सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी में, उनमें से कुछ ने क्या किया था, चाइल्ड मैरिज का अपोज किया था कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो विडोज़ हैं, जो विधवा हैं, उनकी फिर से शादी करा देनी चाहिए। तो वो किसकी डिमांड कर रहे थे, वो सोशल जस्टिस की ही तो डिमांड कर रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदुइज्म में थोड़ा सा रिफॉर्म होना चाहिए,
वो क्या चाहते थे कि रिलीजन जो है वो थोड़ा और ज़्यादा जो है वो खुले, और ज़्यादा थोड़ा सा उसमें कुछ रिफॉर्म आए। तो वो किसकी बात कर रहे थे? वो चाहते थे कि रिलीजन थोड़ा जस्ट बने, थोड़ा सा उसमें भी क्या हो, इक्वलिटी हो, जस्टिस हो। जब ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में जो डिप्रेस्ड कास्ट है, जो SC ST है, उनके साथ क्या बुरा होता है इसके बारे में बता रहे थे, तो वो क्या चाहते थे, वो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे। ऐसे ही जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो कैसा देखा गया, एक ऐसा नेशनल मूवमेंट जो क्या कर रहा है, जो आज़ादी के साथ साथ ये बता रहा है कि जो भी गवर्नमेंट अपने सिटीज़न को राइट नहीं देती, अपने लोगों को दबा के रखती है, तो लोगों को पूरा पूरा हक बनता है ऐसी गवर्नमेंट को हटाने का। क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो इलेजिटिमेट है, बिल्कुल भी वैध नहीं है, अवैध है। और यहाँ पे लोग किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? डेमोक्रेसी के लिए, जस्टिस के लिए, राइट के लिए, इक्वलिटी के लिए लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। अब डिमांड जो थी रिप्रेजेंटेशन की वो हमेशा से बढ़ती चली जा रही थी कि हाँ अभी ब्रिटिशर्स ही हैं, फिर ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि इंडियंस को भी आप कुछ पावर दीजिए, इंडियंस भी गवर्नमेंट बना सके, ऐसी कुछ पावर जो है वो इंडियंस को भी मिलनी चाहिए। तो अब क्या होता है, इस दबाव में आके ब्रिटिशर जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। पहले 1909 का एक्ट आता है, फिर 1919 का एक्ट आता है, फिर 1935 का एक्ट आता है। और इससे धीरे धीरे क्या होता है, हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलती है कि हाँ हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, हम भी कुछ जगह पे हमारे भी PM होंगे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में काम करेंगे। और ऐसा जो है इसी चीज़ पर जो एक्ट है वो 1909 में आया, फिर 1919 में आया, और फिर लास्ट में 1935 में आया। और जब 1935 के बाद 1937 में इलेक्शंस हुए तो 11 सीट्स में से, 11 प्रोविंसेस में से कांग्रेस जो है वो 8 प्रोविंसेस में जीत गई। लेकिन उन सारी चीज़ों को इस तरीके से नहीं देखना है कि पहले भी रिप्रेजेंटेशन थी, हमें फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और हमको फिर भी रिप्रेजेंटेशन मिला तो हमने सेम चीज़ को कंटिन्यू रखा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमको पावर तब दी जब हमने उनसे डिमांड की, और जो भी रूल उन्होंने बनाए उसमें हमारा कोई से नहीं था। जो उनको ठीक लगा उन्होंने बना दिया, उसमें ना कोई उन्होंने डिस्कशन किया, ना उन्होंने हमसे कोई बात की, बस हमने उन पे डिमांड रखी, हमने प्रेशर बनाया तो उन्होंने कुछ काम किया। लेकिन अभी क्या था, अभी तो एक एक चीज़ को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया जा रहा था। इसीलिए अभी जो हम कर रहे थे वो हम अपने देश के लोगों को, अपने देश के हित को देखकर कर रहे थे। दूसरा, उस टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, सबको वोट करने का अधिकार नहीं था। बल्कि अभी क्या हुआ था, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने ये प्रस्ताव रखा था कि सबको वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो 1935 का जो एक्ट था वो कॉलोनियल रूल में आया था, और जैसे ब्रिटिशर्स चाहते थे वैसे काम होता था। बल्कि अभी क्या कह रहे थे, अभी तो हम भारत के लिए इंडिपेंडेंट होके सिस्टम्स को लेकर आ रहे थे। इसीलिए नेहरू जी यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ये हम ब्रिटिश इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहे, हम एक आज़ाद कंट्री का, हम एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, और मेंबर्स को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफाइनिंग राइट्स। अब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही थी तो उसमें कैसे कैसे राइट्स के बारे में बात की गई होगी, माइनॉरिटीज़ को क्या राइट मिलेंगे, जो अलग से SC ST हैं उनको क्या राइट्स मिलेंगे, कौन डिसाइड करेगा कि क्या राइट मिलने वाले हैं। इस सब चीज़ों पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या हुआ, डिबेट हुई। सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, और फिर उसमें से कुछ लोगों को जो है कुछ की बात भी सुनी गई, फिर कुछ को लेकर असहमति भी हुई, और इस तरीके से जो है वो रूल बनाए गए। जब हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हर ग्रुप की डिमांड को देखा गया, हर ग्रुप की डिमांड को सामने रखते हुए जो है हम एक कंसेंसस पर आए, एक सहमति हुई कि हाँ ये रूल जो है वो हमको अपनाने चाहिए, और उसी के बारे में हम देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की बारे में बात। अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट है क्या।
देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है B.R. अम्बेडकर ने की थी, दलित्स के लिए, जो SC ST हैं उनके लिए। और पहले जो है माइनॉरिटीज़ जो थी, उस टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी थी, तो उन लोगों ने भी डिमांड की थी। अभी सेपरेट इलेक्टोरेट है क्या? तो सेपरेट इलेक्टोरेट में होता क्या है, मान लो एक एरिया है A। अब इस एरिया में ना बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, पर यहाँ पे माइनॉरिटी में मुस्लिम है। तो ये वाला जो उसका एरिया है, ये एरिया मान लिया गया कि यहाँ पर जो है वो मुस्लिमों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, पर वैसे पूरे जो एरिया है उसमें मुस्लिम क्या है, माइनॉरिटी में है। तो अब क्या होगा कि मान लिया जाएगा कि यहाँ से जब इलेक्शन होंगे, अब इस जगह पर जो ये एरिया है इसमें तो इलेक्शन होंगे, तो जब ये वाला कैंडिडेट होगा, जब कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जाएगा, तो वो जो मुस्लिम वाला एरिया है, वो जो माइनॉरिटी वाला एरिया है, वहाँ से उस चीज़ को रिजर्व कर दिया जाएगा, उस एरिया को। वहाँ पे कहा जाएगा कि यहाँ पर तो मुस्लिम ही है ज़्यादा, यहाँ पे वैसे तो उस एरिया में माइनॉरिटी में है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में तो वो लोग मेजॉरिटी में है, तो यहाँ से जो है उस सीट को रिजर्व किया जाता है। यहाँ पे जो भी इंसान लड़ेगा वो मुस्लिम ही होगा, और जो लोग वोट करेंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे, दूसरे लोग वोट भी नहीं कर सकते। तो जो लड़ने वाला कैंडिडेट है वो भी मुस्लिम है, और वोट देने वाले जो लोग होंगे वो भी मुस्लिम होंगे। इसको कहा जाएगा सेपरेट इलेक्टोरेट। और बाकी के एरिया में चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, लेकिन बाकी के एरिया में वही लोग वोट करेंगे जो कि वहाँ पर मेजॉरिटी में है, वहाँ पर फिर मुस्लिम वोट नहीं कर सकता। यही था सेपरेट इलेक्टोरेट, और इसकी ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि कुछ लोग इसको अच्छा मानते थे और कुछ लोग नहीं मानते थे। देखो, 27 अगस्त 1947 को बी पोकर बहादुर, जो कि मद्रास से थे, उन्होंने अपनी प्ली रखी किसके फेवर में, कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए। वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ तो हर जगह होते हैं, हर देश में हर लैंड पे माइनॉरिटीज़ होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर दो, बल्कि नीड किसकी है कि एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हो जहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी है, वो भी शांति से रह सके, उनकी डिमांड्स भी जो है वो पूरी हो। हर कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हमें उन डिफरेंसेस को ही कम करना है। माइनॉरिटीज़ को अगर पूरी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उनकी डिमांड पूरी होगी, उनकी भी आवाज़ सुनी जाएगी, उनके व्यूज़ लिए जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें तो एक ऐसा ही सिस्टम चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर मुस्लिम्स की बात सुनी जाएगी, उनको एक मीनिंगफुल वॉइस मिलेगी गवर्नेंस में, क्योंकि वो भी गवर्न कर पाएंगे। फिर बी पोकर बहादुर आगे कहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनको, अगर मुस्लिम के एक असली लीडर को मुस्लिम ही चुन सकता है, कोई नॉन मुस्लिम नहीं चुन सकता, और मुस्लिम्स की डिमांड को भी कोई मुस्लिम ही समझ सकता है, कोई नॉन मुस्लिम नहीं समझ सकता। इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए, वो इस फेवर में बात करते हैं। अब वो तो अपनी बात रख लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री ही करे, और ऐसा होता है। जब सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात होती है तो काफ़ी लोग जो है टेंशन में आ जाते हैं, काफ़ी लोग गुस्से में भी आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं चाहते कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो। लोग जो है बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इस डिमांड के अगेंस्ट में। काफ़ी लोग कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि ये कौन सिस्टम लेकर आए, ये तो एक डिवीज़न पॉलिसी है जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। और इसी पर RV धुलेकर ने कहा था बहादुर को कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश मतलब कि कौन, जो ब्रिटिशर्स है वो अपना काम जो है कर गए। वो क्या चाहते थे, इंडिया को डिवाइड करना चाहते थे, और बेशक उन्होंने हमको आज़ाद कर दिया, लेकिन वो हमको हिंदू मुस्लिम के लेवल पे जाकर डिवाइड कर चुके हैं। लेकिन अभी तुमको मिसगाइड करने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए प्लीज़ मिसगाइड मत हो और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड मत करो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इंडिया के लिए तो नहीं ही है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए भी ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बात RV धुलेकर कहते हैं। पार्टीशन की वजह से बहुत सारे नेशनलिस्ट जो थे वो बिल्कुल अपोज कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। उन्होंने देखा था कि कैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे हुए, वायलेंस हुआ, कितना बड़ा वो सिविल वॉर चला, और फिर से हम वही सेम चीज़ कर दें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके बाद में सरदार पटेल भी अपनी बात रखते हैं, और सरदार पटेल कहते हैं कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है ये एक पॉइज़न है, एक जहर है,
जो कि हमारी बॉडी पॉलिटिक जो कंट्री की है उसमें एंटर कर चुका है। अगर आप चाहते हो कि भारत में पीस हो, भारत में फिर से सिविल वॉर जैसी कंडीशन ना आए, यहाँ पे फिर से वायलेंस ना हो, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारे काटे ना, अगर आप इस लैंड में शांति चाहते हो तो फिर इसमें यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात बिल्कुल मत करो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अभी आपको कोई मिसगाइड करने के लिए नहीं है। तो अभी ये जो डिमांड है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस डिमांड को छोड़ दो। फिर आगे इसी के पक्ष में कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, गोविंद वल्लभ पंत भी कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत क्या कहते हैं कि ये सिर्फ नेशन के लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि जो माइनॉरिटी है जो इसकी डिमांड कर रही है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वो कहते हैं कि मैं बहादुर की बात के साथ बिल्कुल अग्री करता हूँ कि डेमोक्रेसी कितनी सक्सेसफुल है, ये हमें क्या है इस चीज़ पर छोड़ देना चाहिए कि लोगों को डेमोक्रेसी पर कितना भरोसा है। वो ये बात भी मानते हैं कि हर कंट्री में जो है सिटीज़न वो फ्री होता है और उसे सेम मैनर में ही ट्रीट किया जाना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होना चाहिए, हर सिटीज़न को बराबर माना जा रहा है, हर किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट है, कोई वोट कर सकता है, हर किसी के पास राइट्स है। अब वहाँ पे वो कहते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है उसको भी क्या होना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि माइनॉरिटी की क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या एस्पिरेशन है। फिर भी पंथ कहते हैं कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि एक तो ये सुसाइडल डिमांड है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये माइनॉरिटीज़ को पूरे मेजॉरिटी से अलग कर देगी और ये मुस्लिमों के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। वो लोग कभी भी घुली मिल नहीं पाएंगे पूरे देश के साथ में, वो हमेशा अलग रहेंगे। तो ये जो है माइनॉरिटीज़ को आइसोलेट कर देगा। एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए हमारे पास सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होना चाहिए। और इसी सारे आर्ग्यूमेंट्स को देते हुए वो कहते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशन चाहिए, हमें पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए, हमें एक ऐसी कंट्री चाहिए जहाँ पे सारे लोग इक्वल हो, और यहाँ पे लोगों को इक्वल रहने के लिए या फिर अच्छे से अपना काम चलाने के लिए लोगों को एज अ कम्युनिटी नहीं बल्कि लोगों को एज अ सिटीजन सोचना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो लोगों को कुछ राइट्स दे देगा कि आपके ये राइट्स हैं, लेकिन उस राइट्स के बदले में लोगों की भी कुछ ड्यूटी बनती है। लोग हमेशा ये नहीं सोच सकते, एक इंडिविजुअल के तौर पे नहीं सोच सकते कि मेरा ये नाम है मैं ये कर रहा हूँ, एक कम्युनिटी के तौर पे भी नहीं सोच सकते। लोगों को एज अ सिटीजन सोचना चाहिए कि हम तो भारत के ये नागरिक है, तो हमारे देश के लिए जो अच्छा होगा हमें वो करना है, ना कि हमें वो करना है जो कि मेरे एज अ इंडिविजुअल मेरे लिए अच्छा हो। अगर हम अलग अलग होकर सोचने लगेंगे, इंडिविजुअल होकर सोचने लगेंगे या कम्युनिटी होकर सोचने लगेंगे, तो हम कभी भी सिटीजन होकर नहीं सोच पाएंगे। और ये क्या होगा, इसका रिजल्ट निकलेगा डिवाइडेड लॉयल्टीज। हम कभी भी यूनिफाइड नहीं हो पाएंगे, यूनाइटेड नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें क्या है, एज अ सिटीजन सोचना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सिटीजन हैं, और हम सिटीजन ही क्या है, एक बेस है एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इंडिया का, यूनाइटेड इंडिया का। इसीलिए कम्युनिटी राइट्स तो दिए जा रहे हैं और दिए जाएंगे आगे भी, लेकिन हमें एज आ सिटीजन सोचना चाहिए, ये गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम जो हैं वो ये चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए, काफ़ी लोग सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं भी चाहते थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेगम एजाज रसूल। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, बिल्कुल भी मुस्लिमों के लिए अच्छे नहीं है, ये तो मुस्लिमों को आइसोलेट करके रख देंगे, हम कभी भी मेजॉरिटी वाले लोगों के साथ में घुली मिल नहीं पाएंगे। और 1949 तक बहुत सारे मुस्लिम मेंबर्स इस बात पे अग्री कर चुके थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है माइनॉरिटीज़ के लिए। मुस्लिम को क्या करना चाहिए, अपने आप को ऐसे आइसोलेट नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उसे तो और एक्टिव पार्ट लेना चाहिए और ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी वॉइस को उठाना चाहिए, ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का फेवर नहीं करना चाहिए। तो ये तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की प्रॉब्लम थी। अब थी दूसरी टॉपिक, इसका नाम है वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन। अब जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वेलकम करते हुए एनजी रंगा कहते हैं, जो कि एक सोशलिस्ट हैं, लीडर रहे हैं पीजेंट मूवमेंट के,
वो अपनी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें माइनॉरिटीज़ को सिर्फ ऐसे नहीं लेना है कि कौन सी कम्युनिटी माइनॉरिटी है, बल्कि हमको माइनॉरिटी वर्ड को इकोनॉमिक टर्म्स में भी इंटरप्रेट करना है। यानी कि हमें गरीबों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि असली माइनॉरिटी तो वो गरीब है, वो डाउन ट्रोडन लोग हैं जिनके पास में अपना घर चलाने के लिए कुछ नहीं है, या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। उन्होंने लीगल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, उसका वेलकम किया, लेकिन साथ ही साथ और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि लोगों के पास, ये लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए जानना बिल्कुल भी क्या है, मीनिंगलेस है कि उनके पास कोई राइट है, फंडामेंटल राइट है, या उनके पास फुल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है। बल्कि हमको एक ऐसा एरिया बनाना चाहिए, हमको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि जो चीज़ हम कह रहे हैं वो सिर्फ कहने के लिए ना हो, बल्कि एक्चुअल में प्रैक्टिस हो। एक्चुअल में प्रैक्टिस होगी तभी उस चीज़ का फ़ायदा होगा। अगर एक्चुअल में कंडीशन होंगे, लोग राइट इंजॉय करेंगे, तभी इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि हाँ हमारे पास राइट है, हमने कह दिया कि राइट है, हमने कह दिया कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे तो उस कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो रंगा है वो कहते हैं कि कैसे जो है हम सब कहते हैं कि हम तो क्या है, हम तो इंडिया के लोगों के लिए, भले के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम सारे ग्रुप को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, लेकिन हम तो आते ही इंडियंस के बीच में से हैं। फिर भी हमारे में से बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडियंस के बीच में आते हुए भी काफ़ी सारे मासेस ऐसे हैं, काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें से यहाँ पर कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उनके लिए बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दें और उनके लिए भी बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझें। बेशक उस ग्रुप्स में से हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई मेंबर ना ही हो। ऐसे ही एक ग्रुप के बारे में उन्होंने बोला था, ट्राइबल्स, और ट्राइबल से एक रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि गिफ्टेड ऑडिटर थे, यानी कि बहुत ही अच्छी स्पीच दिया करते थे। उनका नाम था जयपाल सिंह। और ये भी जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो अपनी कुछ बातें रखते हैं। वो कहते हैं कि एक आदिवासी होने के तौर पे मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि मैं ये सारी जो भी चीज़ें, लीगल चीज़ें यहाँ पे बताए गए हैं, पेचीदे भरे चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, उन्हें समझ पाऊँ। लेकिन मेरी कॉमन सेंस मेरे को कह रही है कि हम जो है फ्रीडम के रोड पे निकल चुके हैं और हमें साथ में मिलके लड़ना है। यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप है इंडिया में जिसको बहुत बेकार ट्रीट किया गया या जिसे ऑप्रेस किया गया, सप्रेस किया गया, तो वो मेरे लोग हैं, वो ट्राइब्स वाले लोग हैं। पिछले 6000 सालों से हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हमें अच्छा नहीं माना जाता, हमें कल्चर नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी मैं जवाहरलाल नेहरू को और आप सभी को आपके वर्ड्स पे ले रहा हूँ कि हाँ, अब इंडिपेंडेंट इंडिया का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है और हमें भी इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो कहते हैं कि ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, एक ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर जनरल पॉपुलेशन उनके साथ घुले मिले। वो कहते हैं कि ट्राइब्स कोई माइनॉरिटी नहीं है, अगर आप नंबर में देखोगे तो ट्राइब्स कोई माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हमारे लोग जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वहीं पर हमारा घर है। लोग उनको बड़ा बैकवर्ड मानते हैं, उनके साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, और हमारे साथ क्या है, एक तरीके से लोगों ने डिस्टेंस बना दिया है, जो कि पूरी सोसाइटी है उसने हमारे साथ डिस्टेंस बना लिया है। हम तो लोगों के साथ मिलना चाहते हैं पर लोग ही हमारे साथ नहीं मिलना चाहते, तो अब ये लोगों को स्टेप लेना पड़ेगा कि वो हमारे साथ मिले। वो कहते हैं कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ट्राइब वाले जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए कुछ सीटों पर लेजिस्लेचर में, ताकि वो लोग भी आकर अपनी बात को रख सके और वो लोग भी और लोगों के साथ घुल मिल सके, ट्राइब्स की भी जो है वो आवाज़ उठ सके। नेक्स्ट टॉपिक है वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे बात करेंगे हम डिप्रेस्ड कास्ट की, SC ST की। तो उनको क्या राइट मिलने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेशनल मूवमेंट के टाइम पे अंबेडकर भी चाहते थे कि SC ST के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया था, इसको अपोज किया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ये मुस्लिम कम्युनिटी, वो ये दलित कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं होगा, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है। ये क्या करेगा,
दलित्स को या फिर मुस्लिम को पूरे इंडिया से और लोगों से एकदम आइसोलेट करके रख देगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब क्या हो, अब कैसी प्रोटेक्शन इन्हें मिले। कुछ मेंबर्स जो थे डिप्रेस्ड कास्ट के, वो इस बात पर कह रहे थे कि अनटचेबल्स की जो प्रॉब्लम थी वो पहले से रही, और जो वो सिर्फ आप प्रोटेक्शन दे दोगे, लोगों को सेफ गार्ड दे दोगे, तो वो प्रॉब्लम जो है ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये प्रॉब्लम आई ही क्यों, हमारी चीज़ों को यूज़ किया गया, जो डिप्रेस्ड कास्ट में जो लोग आते हैं उनकी सर्विस को यूज़ किया गया, उनके लेबर को यूज़ किया गया, लेकिन फिर भी क्या गया, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम मंदिर नहीं जा सकते, तो तुम इन चीज़ों को छू नहीं सकते, या फिर ये चीज़ें पॉल्यूट हो जाएंगी, अशुद्ध हो जाएंगी, ऐसी चीज़ें लोगों पे लगाई गई। जे नगप्पा जो कि मद्रास से थे, उन्होंने कहा था कि हम जो है, यानी कि जो डिप्रेस्ड कास्ट है, वो लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अब हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम और सफ़र नहीं करेंगे, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रियलाइज़ हो चुकी है, और अब हम जानते हैं कि हमारी आवाज़ कैसे उठाई जाए। नगप्पा ने ये भी कहा था कि डिप्रेस्ड कास्ट भी कोई माइनॉरिटी नहीं है, हमारी पॉपुलेशन का 20 से 25% जो है वो डिप्रेस्ड कास्ट है, तो हम लोग कोई माइनॉरिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, हमें कोई भी एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिला, हमें एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी रोल नहीं मिला, हम कोई माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन हमें प्रोटेक्ट करने की फिर भी ज़रूरत है। उसके आगे के.जे. खांडेकर जो कि यूनाइटेड प्रोविंस से थे, उन्होंने भी कहा था कि हमें तो हज़ारों सालों तक दबाया गया, और हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे हमारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। अब इस सब का रिजल्ट क्या निकलता है, देखो, पार्टीशन होता है, वायलेंस होता है, उसके बाद जो अंबेडकर जी हैं उनको ये रियलाइज़ होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बहुत सारे डिस्कशन होने के बाद ये रिजल्ट निकलता है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया जाता है। दूसरा, हिंदू टेम्पल्स को खोल दिया जाता है, वहाँ पे कोई भी कास्ट के लोग अब जा सकते हैं। लेजिस्लेचर में या और भी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन कर दी जाती है कि कुछ सीटों पे जो है वो रिजर्व्ड है, वहाँ पर आपको SC ST से जो लोग आएंगे उन्हीं को लेना पड़ेगा। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स को चेंज नहीं करता, मतलब चेंज नहीं करेगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि ठीक है, आपने जो स्टेप्स उठाए उसका पूरा वेलकम है, लेकिन जब तक लोग अपने एटीट्यूड्स में चेंज लेकर नहीं आएंगे, जब तक लोग डिप्रेस्ड कास्ट को भी नॉर्मल ह्यूमन के तौर पे नहीं देखेंगे, अपने बराबर नहीं देखेंगे, तब तक सोसाइटी में प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए लोगों को अपने एटीट्यूड्स में चेंज लाना पड़ेगा, तभी जो है वो डिप्रेस्ड कास्ट को ऐसा लगेगा कि हाँ, हमें बराबरी का हक मिल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।